आज हम व्यवसाय अध्ययन में पाठ 7 व्यावसायिक वित्त के स्रोत के अंतर्गत अंशों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। अंश दो प्रकार के होते हैं, पूर्वाधिकार अंश और समता या साधारण अंश। पूर्वाधिकार अंश के निम्न प्रकार होते हैं। पहला है संचयी एवं असंचयी पूर्वाधिकार या अधिमान अंश। दूसरा परिवर्तनशील एवं अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार या अधिमान अंश। तीसरा प्रतिदेय एवं अप्रतिदेय पूर्वाधिकार या अधिमान अंश। चौथा अविशिष्ट भागी एवं अनाविशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश। पांचवा प्रत्याभूति पूर्वाधिकार अंश या अधिमान अंश। सबसे पहले हम देखेंगे कि पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं। तो पूर्वाधिकार अंश, इसका अभिप्राय उन अंशों से जो वार्षिक लाभांश के भुगतान व समापन के समय पूंजी वापसी का अधिकार रखते हैं। इस प्रकार से पूर्वाधिकार अंशों का अर्थ ऐसे अंशों से है जिन्हें नियत दर से लाभांश के भुगतान तथा पूंजी की वापसी में अधिमान्य अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रकार पूर्वाधिकार अंशधारियों को समता अंशधारियों के ऊपर दो अधिमान अधिकार प्राप्त होते हैं, जो निम्न है। पहला है, वे समता अंशों पर लाभांश की घोषणा के पूर्व कंपनी के शुद्ध लाभों में से नियत दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकारी होते हैं। और दूसरा, वे कंपनी के समापन की दशा में पूंजी की वापसी के संबंध में समता अंशधारियों पर प्राथमिकता पाते हैं। अब हम देखेंगे पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। पूर्वाधिकार अंश के पहला प्रकार है संचयी पूर्वाधिकार अंश। ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन पर लाभांश का भुगतान न होने पर लाभांश संचित होता रहता है, संचयी पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। जब कंपनी को लाभ नहीं हो रहा हो तो उस वर्ष का लाभांश भी उस वर्ष में दिया जाता है जिस वर्ष में कंपनी को लाभ होता है। जैसे यदि कंपनी को 2010-11 में लाभ नहीं होता तथा 2011-12 में लाभ होता है, तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को 2010-11 का लाभांश तथा 2011-12 का लाभांश दोनों एक साथ 2011-12 में भुगतान किया जाएगा। दूसरा प्रकार है असंचयी पूर्वाधिकार अंश। असंचयी पूर्वाधिकार अंश वह अंश होते हैं जिन पर कंपनी को लाभ होने पर लाभांश मिलता है तथा लाभ न होने पर नहीं मिलता है, लाभ संचयी नहीं होता है। तीसरा प्रकार है अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। ये अंश कंपनी के पूरे जीवन काल में पूर्वाधिकार अंश ही रहते हैं। इनको कभी भी समता अंशों में परिवर्तन या परिवर्तित नहीं किया जाता है। चौथा है परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। ये ऐसे अंश होते हैं जिनके स्वामियों को एक निश्चित अवधि के अंदर यदि वे चाहे कंपनी के समता अंशों में परिवर्तित कराने का अधिकार होता है। परिवर्तन के बाद पूर्वाधिकार अंशधारी को समता अंशधारियों के समान सभी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। पांचवा है अप्रतिदेय पूर्वाधिकार अंश। ऐसे अंश जिनका विमोचन अंश की राशि वापस करना एक निश्चित अवधि के बाद किया जाना हो, प्रस्तावित हो, अविमोचनशील पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। छठवां है प्रतिदेय पूर्वाधिकार अंश। एक अंशों का निर्गमन एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है, अर्थात निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर अंशों पर प्राप्त राशि धन को लौटा दिया जाता है। इस हेतु अंतर नियम में प्रावधान होना आवश्यक है।
सातवां है अविशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश। इन अंशों पर सामान्य दर से लाभांश मिलने के साथ साथ यदि कंपनी को अतिरिक्त लाभ हुआ हो तो उसमें से भी इन्हें हिस्सा प्राप्त होने का अधिकार रहता है। आठवां अनावशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश। इन अंशों पर सामान्य दर से ही लाभांश पाने का अधिकार रहता है। अतिरिक्त लाभ में से कोई हिस्सा इन्हें नहीं दिया जाता है। नंबर 9 प्रत्याभूतित पूर्वाधिकार अंश। जिन पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश भुगतान की गारंटी एक निश्चित अवधि तक दी जाती है, उस अवधि तक वे प्रत्याभूतित अंश माने जाएंगे तथा उस अवधि के बाद या समय व्यतीत हो जाने पर सामान्य पूर्वाधिकार अंश की तरह ही माने जाते हैं। इन अंशों का उद्देश्य जनता में कंपनी के प्रति विश्वास जगाना होता है। तो ये थे पूर्वाधिकार अंशों का विभाजन। इसके बाद हम देखेंगे पूर्वाधिकार अंशों की विशेषताएं। पूर्वाधिकार अंशों की विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसमें पहला है परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी। समता अंशों के समान ही पूर्वाधिकार अंशों से प्राप्त पूंजी को वापस लौटाने की कोई अवधि नहीं होती है तथा इसे लौटाने के लिए कंपनी बाध्य नहीं होती है, परंतु अनेक बार पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन के समय ही उनके शोधन का प्रावधान रख दिया जाता है और ऐसे अंशों को परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। दूसरी विशेषता है आय का पूर्वाधिकार। कंपनी के समस्त व्ययों का भुगतान करने के बाद जो आय शेष बचती है उस पर पूर्वाधिकार अंशधारियों का पूर्वाधिकार होता है, अर्थात कंपनी को जितना आय प्राप्त होती है उसमें से व्यय को घटाने के बाद जो शेष आय बचती है उस आय पर सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश पाने का अधिकार होता है। तीसरा है परिसंपत्तियों पर पूर्वाधिकार। पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी की परिसंपत्तियों के वितरण में भी पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। कंपनी के समापन की दशा में समस्त दायित्वों का भुगतान करने के बाद यदि परिसंपत्तियां शेष बचती है तो उन्हें सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों में वितरित किया जाता है। चौथी विशेषता है प्रबंधन एवं नियंत्रण का अधिकार नहीं। साधारणतया पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी के प्रबंधन एवं नियंत्रण का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि इन्हें समता अंशधारियों की तरह निदेशक चुनने एवं कंपनी के विभिन्न मामलों में मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो ये थी विशेषताएं पूर्वाधिकार अंशधारियों की। पहला परिपक्वता, दूसरा आय का पूर्वाधिकार, तीसरा परिसंपत्तियों पर पूर्वाधिकार, चौथा प्रबंधन एवं नियंत्रण का अधिकार नहीं। इसके बाद हम देखेंगे पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन से लाभ। पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन से निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला है परिसंपत्ति गिरवी रखे बिना पूंजी प्राप्त करना। इस प्रकार के अंशों से पूंजी प्राप्त करने के लिए कंपनी को किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती, जिससे आवश्यकता पड़ने पर परिसंपत्ति को गिरवी या बंधक ऋण रखकर लिया जा सकता है। दूसरा लाभ है पूंजी का भुगतान संभव। एक निश्चित समय के बाद ऐसे अंशों का भुगतान सरलता से किया जा सकता है। तीसरा लाभ है प्रबंधकीय हस्तक्षेप नहीं। ऐसे अंशों के धारकों का प्रबंधन में कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। इन्हें मात्र लाभ होने पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से लाभांश का भुगतान किया जाता है। चौथा है निश्चित आय। पूर्वाधिकार अंशधारियों को प्रति वर्ष एक निश्चित लाभ प्राप्त करने की गारंटी रहती है, अतः कम जोखिम उठाने वाले निवेशकों के लिए यह उत्तम है। पांचवा लाभ है पूंजी वापसी में पूर्वाधिकार।
कंपनी के समापन होने पर इन्हें अपनी पूंजी वापस पाने का पूर्वाधिकार या पहले अधिकार प्राप्त होता है, अतः धन डूबने का डर भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से पूर्वाधिकार अंशधारियों के निर्गमन से लाभ होता है। संक्षिप्त में यह कह सकते हैं, यदि कंपनी ऋण नहीं लेना चाहती है तब दीर्घ अवधि व मध्य अवधि पूंजी के लिए यह अंश पूंजी उत्तम होती है। इसके बाद हम देखेंगे पूर्वाधिकार अंश के निर्गमन के दोष। पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन के दोष में पहला है निवेशकों का इच्छुक न होना। निवेशक अर्थात जो पैसा लगाते हैं पूर्वाधिकार अंशों में धन लगाने के लिए अनिच्छुक हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें प्रतिबंधित मताधिकारी प्राप्त होता है। दूसरा, समता अंशधारियों को हानि। पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन के कारण कंपनी की परिसंपत्तियों के ऊपर समता अंशधारियों के अधिकार में कमी आ जाती है। तीसरा दोष है कंपनी की लोचकता पर प्रतिबंध। कुछ दशाओं में पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कंपनी की लोचकता को प्रतिबंधित कर देता है। चौथा दोष है साख पर प्रभाव। पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कंपनी की साख उधार पात्रता को प्रभावित कर सकती है। तो इस प्रकार से पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन के दोष हैं, पहला निवेशकों का इच्छुक न होना, दूसरा समता अंशधारियों को हानि, तीसरा कंपनी की लोचकता पर प्रतिबंध, चौथा साख पर प्रभाव।